So we have a CA Kushal here with us. He is all India rank 29 for at CA foundation level. He's a all India rank 25 for CA inter level, and he got all India rank 50 in CA for CA final. So guys, I thank first of all thank Kushal for accepting my request for this podcast. Thank you, Kushal, for coming over Thank here. you. Yeah, so Kushal, so let's begin with your some questionnaire which I got from the some CA experience and some I prepare on my own. So Kushal, let's start from the first question. That is the so Kushal, how was your when you qualified in November 22? I guess yes, na? It was qualified in November 22. So how was the feeling November like when you 2022. qualified? Yeah. Yes, so on 10th January 2023, Yeah. result of my examination was published. तो जैसे ही हमने रिजल्ट देखा, सबसे पहले तो मतलब थोड़ा नर्वस थे ही सुबह से ही। और ऐसे की पैटर्न थी टिल दैट टाइम की रिजल्ट वो शाम को डिक्लेयर करते थे। बट मैं भी वही उम्मीद में था कि शाम को आएगा रिजल्ट। बट ऑन डेट डे अचानक ही फिर मैसेज आया फ्रेंड का कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। मैंने बोला क्या सुबह सुबह है क्या रिजल्ट? हाँ डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो फिर मेरे पापा को मैंने बोला था कि आप आज जल्दी आ जाना ऑफिस, मतलब बिजनेस में से। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, आप रिजल्ट आ गया है तो देख के ही जाओ, आप जब शॉप पे जा रहे हो तो फिर सबको बिठाया एंड देन मैंने स्टार्ट किया, पहले भगवान का नाम लिया कि भाई मैं भी मतलब डाउटफुल था कि भाई क्या होगा, कि ये रिजल्ट इज वन पॉइंट की नो वन कैन प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है आगे। तो फिर Exactly. जैसे रोल नंबर डाला, मेरी दीदी ने बोला कि कोई कोई इशू नहीं है, शांति से देख लो। तो फिर जैसे ही देखा, मेरा मेरी नजर सबसे पहले मार्क्स पे नहीं था, मेरी नजर थी कि पास है या फेल, क्या लिखा है। तो और ग्रुप कब वन मालूम पहले पड़ा? मैंने या और स्टार्ट कब किया, मालूम पड़ा रैंक ग्रुप आया? वन पास, हाँ ग्रुप वन पास। तो पास एग्जैक्टली। देखते ही मतलब ऐसा लगा कि चलो 4 सब्जेक्ट का फिर वापस नहीं पढ़ना है अभी। और नेक्स्ट फोर एग्जैक्टली। सब्जेक्ट ऑल्सो मैंने, हाँ ग्रुप टू भी पास, चलो अभी मतलब कुछ भी वापस नहीं पढ़ना है, तो मतलब एक बड़ा रिलीफ था। साइमल्टेनियसली आई वाज थिंकिंग लाइक कि रैंक अभी आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज थोड़ा डाउटफुल था कि ऑल इंडिया रैंक 50 आपको पता ही है एनसीए फाइनल तो। और मुझे एग्जैक्टली। मतलब ऐसा था कि मुझे रैंक तो चाहिए ही था कुछ एनसीए फाइनल, बिकॉज द रैंक ऑप्टेन इन सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन विल हैव वैल्यू ओनली इफ सीए फाइनल में मेरा रैंक होता है। तो मतलब मैंने चेक किया, मेरे मुझे लगा कि शायद रैंक मिस हो सकता है, बिकॉज इन सीए इंटरमीडिएट आई हैव ऑब्टेन ऑल इंडिया रैंक 25 और एग्जैक्टली। मेरे मार्क्स थे 618 ओह और यहाँ पे नाइस। मेरे मार्क्स थे 525। ओह। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस भी हो गया कि थोड़ा कम मार्क्स तो दिख रहे हैं, लेकिन पास हो गया उसकी थोड़ी खुशी थी। बट एक बार देख चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो चेक एग्जैक्टली। किया ओके। एग्जैक्टली। और सो ओके। ओके। सो कुशल, तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था? लाइक यू वर रैंकर एट स्कूल लेवल और यू वर जस्ट एवरेज स्टूडेंट एट दैट लेवल? नहीं नहीं, आई वाज रैंकर इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो। मेरा ओके। यूजुअली फर्स्ट और सेकंड रैंक ही आता था। इन 10th बोर्ड आई सिक्योर्ड 89%, और इन 12th बोर्ड आई सिक्योर्ड 93%। तो मतलब गॉट इट। गॉट स्टार्टिंग से मेरा मतलब ऐसा ही इट। रैंकर टाइप ही है। सो लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो 10th और 12th में टॉप करते हैं, रैंक लाते हैं, उनकी सीए में हवा निकल जाती है, लेकिन आपकी नहीं निकली। तो मतलब आपने ऐसा क्या किया कि वो आपने मतलब उसको आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा कि आपने रैंक लाया सीए फाइनल? राइट, तो मतलब ऐसा है कि 10th और 12th में ज्यादा मार्क्स आ गए तो शायद ऐसा लगता है कि भाई नाउ एवरीथिंग इज इजी टू मेंटेन। बट मेरे मेरा फोकस थोड़ा अलग था। मतलब मुझे समझ में आ गया था कि सीए इज नॉट वेरी इजी टू गो। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो फोकस मैंने 12th में लगा के रखा था, जो जो चीजें मैंने 11th 12th में सीखी थी, वैसे सेम चीजें मैंने कंटिन्यू की इन माई सीए फाउंडेशन। और ट्रूली ट्रूली स्पीकिंग सीए फाउंडेशन में मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा रैंक जैसा भी कुछ होता है। बट सीए फाउंडेशन का मैंने पूरी मेहनत से एग्जाम दी और पास हुआ। उसके बाद कोचिंग क्लास से एक कॉल आया कि तुम्हारा रैंक आया है। मैंने बोला मतलब क्या हुआ रैंक का? तो फिर उन्होंने मतलब थोड़ा समझाया कि ऑल इंडिया रैंक इज दैट। तो उसके बाद मुझे पता चला कि सीए में ऑल इंडिया रैंक भी होता है। मतलब मुझे पता था कि इंटर में और फाइनल में होता है, बट कब कितने नंबर तक हो सकता है और कितने मार्क्स तक आता है वो सब मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मतलब थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ अपना रैंक है सीए फाउंडेशन। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि सीए फाउंडेशन में रैंक मिलने के बाद मतलब मुझे अलग ही टाइप की रिस्पेक्ट मिल रही थी इन फ्रॉम माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय फैमिलीज। तो मतलब जादू हो ऐसा गया ना। कि मुझे लगा अभी इंटर में भी ट्राई करते हैं रैंक के लिए।
ओ तो कुशल, मतलब वो मेरी वाई जर्नी। वाई सीए क्यों चूज किया? मतलब आफ्टर 12 यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो आपने सीए क्यों चूज किया? यस, तो मेजरली मेरे आफ्टर ट्वेल्थ वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन थे, बट मेरे दिमाग में तीन ऑप्शन थे। सबसे पहला था यूपीएससी का। ओह नाइस। एंड सेकेंड बार था मेरे पास कि मैं एक एमबीए कोर्स करूँ फ्रॉम आईआईएम। नाइस, ऑब्वियस। तो एक ये भी मेरे माइंड में था। थर्ड पॉइंट मेरे पास ऑब्वियसली सीए था, बिकॉज मैंने एट और नाइन्थ स्टैंडर्ड से ही देखा हुआ था कि मेरे आसपास में जो भी पब्लिक है, तो उसमें से ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी है सोसाइटी में, तो ज्यादा रिस्पेक्ट मुझे ये तीन लोगों की दिखी, या तो वो यूपीएससी से है, या फिर आईआईएम किया हुआ है कोई अच्छी पोस्ट पे है, या फिर वो सीए है। फिर मैंने सोचा कि सिंस आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था कि अकाउंट्स में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, और मुझे मतलब कि ऐसा कुछ वो नहीं था कि भाई आगे जाके साइंस बैकग्राउंड में जाए या कुछ ऐसी फील्ड डॉक्टर बन जाए, ऐसा नहीं था। तो गॉट यू। अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट आई हैव सिलेक्टेड दिस पोस्ट। नाइस नाइस नाइस। तो कुशल लाइक आपके मार्क्स देख के तो मैं भी शॉक हो गया यार। मतलब आपके 93 कॉस्टिंग में आए हैं, 85 अकाउंट्स में आए हैं, 78 एंड 78 एफ आर एस एफ एम में आए हैं। मतलब ऐसा क्या खाया था भाई? मतलब 93 मार्क्स लाना इज नॉट इजी। मुझे तो सोच के भी लगता है कि यार ये 93 मार्क्स कैसे पॉसिबल है? मतलब उसका आधा मार्क्स हो चुका है तो भाई हाँ, इतना इज इनफ लाइक। तो क्या आप बता सकते हो कि मतलब फैकल्टी वाइज फॉर लाइक विच फैकल्टी यू ऑप्टेड फॉर द ईच सब्जेक्ट, एंड क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था आपका? ओके, सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूँ तो इन केस ऑफ सी इंटरमीडिएट, जैसे कॉस्टिंग की बात सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग में ज्यादा मार्क्स थे, 93 मार्क्स। तो इन दैट मैंने क्या किया था कि सबसे पहले तो मेरे मेरे जहाँ पे कोचिंग क्लासेस जाता था, जेके सा क्लासेस में मैं जाता था। तो इन दैट वो जो दिन मेरा ये रेगुलर का प्लान था कि आज मैंने जो भी पढ़ा है, घर पे जाके सेम टू सेम आई हैव टू रिवाइज द सेम। मतलब आज कॉस्टिंग में भी अगर मैं प्रोफेसर ने कुछ सम बताया और आज सम गिनाया, तो घर पे जाके मैं वापस वो अपने आप गिनता था। तो मतलब मेरे भी प्रैक्टिस रह जाती थी कि हाँ चलो ये यहाँ पे गिना है, तो फिर घर पे जाके भी मैंने गिना है, तो एक टाइप का रिविजन हो गया। प्लस उसमें टेस्ट सीरीज भी होती थी पीरियोडिकल इंटरवल्स पे, सभी सभी सब्जेक्ट्स में होती थी। तो इसमें यूनिट यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज होती थी, चैप्टर वाइज होती थी, तो उसको भी मैंने अपियर किया। मैंने एक भी टेस्ट सीरीज छोड़ी नहीं थी। तो इसमें क्या होता है कि हमारा रिवीजन भी हो जाता है, एंड वन मोर पॉइंट की जो एग्जाम एग्जाम के टाइम पे जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन इजीली बिल्ड। तो दैट बेनिफिट आई। सो मतलब आपने फैकल्टी वाइज क्लासेस नहीं लिया, आपने पूरा से मतलब कोचिंग से लिया ना पूरा सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स? यस यस। ओके। सो आपने मतलब डिड यू रेफर एनी मॉड्यूल क्या भी, या फिर कोई अदर मटेरियल आपने रेफर किया जहाँ पे आपको स्ट्रगल हुआ हो सब्जेक्ट्स के लिए? आपने मॉड्यूल रेफर ओके। किया था? यस, तो एज फार एज थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, तो उसमें यस डेफिनेटली सबसे पहले तो मॉड्यूल ही रिफर किया था। बट मॉड्यूल में से मैंने ऐसा मेरी एक टेक्निक थी कि आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल थियोरिटिकल सब्जेक्ट पकड़ लेते कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में एक अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो चैप्टर आज मैंने पढ़ लिया फ्रॉम मॉड्यूल। अभी मैंने क्या किया कि मैंने वो पूरे चैप्टर की समरी बना दी मेरी हैंड राइटिंग। तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब जब भी मैं पढ़ता था, तो मैं मॉड्यूल लेके नहीं बैठता था, मैं सिर्फ एक और बार पढ़ता था मॉड्यूल, और फिर वो समरी पे फोकस करता था। मतलब जितनी बार हो सके मैंने समरी पढ़ी है। मॉडल मैंने एक बार या मोस्टली दो दो बार, बस उससे ज्यादा नहीं। सो और वो क्रक्स भी आपने पढ़े मतलब यूजुअली जो एक बार मॉड्यूल्स के एक बार रेलेवेंट? और उसके हिसाब से फिर समरी बनाई, फिर उस समरी पे ही फोकस किया। सो सो कुशल लाइक तुमको सीए करने में कितना कॉस्ट लगा, ओवरऑल कॉस्ट? मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सीए करने में सस्ता पड़ता है, लेकिन आपको कितना पड़ा सीए? मतलब आईसीआई को कितना पे किया, और क्लासेस में कितना पे किया आपने, मतलब स्टेज वाइज भी? ओके, तो स्केल वाइज अगर मैं स्टार्ट करूँ, सीए फाउंडेशन से स्टार्ट होता है। सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन फी अप्रोक्सीमेट 10,000 के आसपास होता है फॉर आईसीआई। सीए इंटरमीडिएट का होता है अप्रोक्सीमेट 18 to 20,000, और सीए फाइनल का होता है 25,000 अप्रोक्सीमेट। Exactly. वो प्लस ट्यूशन क्लासेस जो हम करते हैं, तो उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फ्रॉम सीए फाउंडेशन टू सीए फाइनल हो जाता है तकरीबन 2.5 से 3 लाख के आसपास फॉर Okay. ऑल द लेवल्स। Okay. और प्लस आपका मतलब मटेरियल्स, मतलब आईसीआई का नहीं बट अवर खुद का, वो सब के छोटे छोटे मोटे खर्चे मिला के अप्रोक्सीमेट टोटल कॉस्ट फॉर एंटायर सीए कोर्स इज 4 to 4.5 LP। Oh फोर God, सर four फोर टू lakhs फोर for पॉइंट you, it's 4 lakh, 4 lakh, but आपको इनकम, बट ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप आपको कुछ इनकम भी आई रहेगी ना? सो नेट इफेक्टिव कॉस्ट तो कम हो जाता है ना उससे भी? व्हाट डू थिंक? क्या बोल रहे हो? ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप आपको कुछ इनकम भी आई रहेगी अगर आपको हाँ आपका, राइट सो राइट राइट राइट, थोड़ा तो आपका उसका कॉस्ट कम भी हो अप्रोक्सीमेट। जाता है।
सो इफेक्टिवली डेफिनेटली अगर तो अपन 4 लाख थ्री बोलते हो, थाउजेंड पर 4 लाख। मंथ अगर थ्री सो थाउजेंड पर मंथ उसकी एवरेज गिन के चले तो ओके। मतलब 36,000 पर एनम, तो 1 लाख 1.2 लाख ना माइनस ओके। कर सकते हो उसमें से स्टिल डेफिनेटली। स्टिल हाँ। सो मतलब अगर आप 4 लाख भी अगर सिटी मतलब कॉस्ट पकड़ के चलते हैं, तो मतलब 4 lakhs में अगर आपका, अगर आप पूरे मेहनत से कर रहे हो तो आप ऑल इंडिया रैंक लाओ, तो आपका मतलब लॉटरी लग जाए ना, काइंड ऑफ। यू आर राइट। सो सो आपका डेली रूटीन क्या था, मतलब आप एग्जाम जब आपकी आर्टिकलशिप चली थी तो आपका डेली रूटीन क्या था? और आप ड्यूरिंग द लीव्स जो आपने ली थी एग्जाम्स की, उस टाइम आपका डेली रूटीन क्या था? तो मेरा रूटीन ये था कि सबसे पहले मैं 4 बजे उठ जाता था सुबह। ओ। आफ्टर दैट फॉर 1 आवर आई वॉज यूज टू डू योगा एंड एक्सरसाइज। ओ। तो 5 बजे तक तो मैं वही करता था। 5 बजे के बाद मैं स्टार्ट करता था अपनी पढ़ाई। फ्रॉम 5 to 6:15, वन आवर और वन आवर 15 मिनट में पढ़ता था। और उसके बाद 6:15 से रेडी होता था। 7 बजे हमारा ट्यूशन कोचिंग क्लासेस में जाना होता। तो 7 to 10 कोचिंग क्लासेस में चला जाता था। 10 to 11 वापस घर पे आके 11 हमारे आर्टिकलशिप रहती थी। तो 11 to 6 वो वहाँ पे रहता था। और शाम को भी 7 to 9 कोचिंग क्लासेस रहता था। आफ्टर 9 में घर घर पे आके खाना खा के 9 to 11 में कोचिंग क्लासेस में ड्यूरिंग द डे जो जो भी किया है वो रिवाइज कर लेता था एक बार। फिर 2 2 घंटे में इतना आराम से हो जाता है कि आज ही पढ़ा है तो अच्छे से हो जाएगा। और सिमिलर पैटर्न मैंने फॉलो की फॉर एंटायर सीए फाइनल पर। तो दैट हेल्प मी अलॉट। लास्ट के 6 मंथ और 5 मंथ जो भी मुझे मिले फॉर फाइनल सीए फाइनल प्रिपरेशन, तो उसमें आर्टिकलशिप में लीव होती है। तो इन दैट केस में मेरा रूटीन तो सेम ही था कि 4 बजे में उठ जाता था। 4 से 5 में मेडिटेट करता था और देर आफ्टर मतलब स्टडी स्टार्ट करता था। और मैंने अलग अलग पार्ट में तोड़ के रखा था पीरियड्स को कि 5 बजे स्टार्ट करूंगा तो 8 बजे तक पढ़ पाऊंगा। फिर 8 से 9 ब्रेक। 9 बजे स्टार्ट करूंगा तो 1 बजे तक पढ़ पाऊंगा, 1 से 2 ब्रेक। देन ऐसा सिमिलरली ऐसा 3 4 ब्रेक में मतलब मैंने तोड़ा था पूरे दिन को। और पूरे दिन मतलब पढ़ाई करते थे फिर तो तो तभी तो। आपने ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे की, मतलब? 12 वो टाइम पे पढ़ा था लास्ट 6 मंथ। ओके। सो आपने ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे की, मतलब आप पुलिस, आप मॉर्निंग में 4 बजे उठते थे, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको एक दिन उठना है, इट्स ओके, बट आप डेली उठना इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं वो मतलब वो मोटिव होता है कि यस हमको कुछ करना है लाइफ में। और यस मतलब ऐसा था कि सीए फाइनल मेरा मतलब बहुत ही सीए फाइनल में तो मेरा बहुत था कि रैंक आया मेरा। तो उसके लिए मतलब एक ये भी मोटिव था। एक ये भी मोटिव था कि सीए में फेल नहीं होना है, बिकॉज सीए इंटर में रैंक होल्डर है, सीए फाउंडेशन में रैंक होल्डर है। और अगर सीए फाइनल में मतलब फेल हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा। तो मतलब वो आप सब मतलब अलग से कॉलेज की गॉट तरफ से भी मतलब सपोर्ट था कि भाई तुमको पास होना है। कोचिंग क्लासेस के प्रोफेसर के अलग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। तो तो इन ऑल आपको दैट केस मतलब एक मोटिव मिल जाता है कि यार चलो उठ जाओ 4 बजे। गॉट इट। सो फियर और मोटिवेशन ने आपको बहुत हेल्प किया। फियर भी आपका एक मोटिवेशन था, मतलब वही हो गया ना? सो एंड मतलब वन मोर पॉइंट हेल्प यस एंड वन मोर पॉइंट विच हेल्प मी इज अबाउट द कंपटीशन कि चलो मेरा फ्रेंड्स 4 बजे उठ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं उठ रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मतलब दिस आपका ऑल्सो हेल्प मी एनवायरमेंट, अलॉट। या एग्जैक्टली आपका एनवायरमेंट भी ऐसा ही था, तो आपको इजी पड़ गया थोड़ा। तो मतलब आपका राइट। कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आया, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन वगैरह, और अगर आपको आया तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? या फिर रिलेशनशिप वगैरह कुछ भी डिस्ट्रैक्शन जो आपने मैनेज किया, या फिर आया नहीं? नहीं डिस्ट्रैक्शन। ओके। डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो रिगार्डिंग सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे मैं था ही नहीं टिल माई सीए फाइनल। ओ। मैं मतलब बहुत कम था। अ, और इसके लिए उसका कोई डिस्ट्रैक्शन आया नहीं। फिर हाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि हम जहाँ पे रहते थे उसके पास वाले मकान कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो उसका थोड़ा आवाज वगैरह थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ। बट ठीक है फिर वो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते थे। मतलब कभी गर्लफ्रेंड वगैरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं आया क्या? नहीं नहीं नहीं। सवाल। वाह भाई, मतलब इट्स क्रेजी, मतलब डिस्ट्रैक्शन को तो आपने पूरा किल करके रखा था, मतलब एंटर ही नहीं कर सकता ना। नाइस, ग्रेट ग्रेट। सो मतलब कुशल, मतलब प्रोडक्टिविटी के हैक्स क्या थे आप, मतलब आप, कुछ बच्चे ना मतलब 18 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन इफेक्टिवली वो उनका जो निकलता है वो 5 6 आवर्स का ही वो पढ़ पाते हैं। राइट। यस। सो तो यस। प्रोडक्टिविटी के लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो मैं सुबह का 1 आवर मेडिटेट करता था तो दैट हेल्प मी अ लॉट टू बी एनर्जेटिक एट एंटायर डे। वो पूरे दिन मुझे हेल्प करता था। तो
एक ये चीज हो गई। सेकंड चीज की यस, एक एक तरह का कॉन्फिडेंस हमको चाहिए होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि एक का एक सब्जेक्ट बार बार कितनी बार पढ़ेगा, और वो एग्जैक्टली। वन बोरिंग फील भी होता है कभी कभी। तो इन दैट केस मतलब अगर आप मेरे जैसे स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, जैसे कि आज पढ़ा और आज शाम को वापस मैंने रिवाइज किया, तो 15 दिन के बाद अगर मैं उसको लेके बैठता हूँ तो भी मुझे कुछ कुछ पॉइंट याद है, और मुझे मतलब थोड़ा ऐसा इंटरेस्ट लगेगा कि यस, ये मैंने किया है, और ये थोड़ा थोड़ा याद है, तो ये पूरा भी याद आ जाएगा। तो ऐसे जाना है। फिर आप इसमें कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे आर डूइंग रिपीटेडली वाचिंग वीडियोस ऑफ प्रोफेसर। तो यस। लेक्चर खत्म हो जाता है तब तक रिवीजन नहीं करते। लेक्चर खत्म हो जाने के बाद दे स्टार्ट टू डू रिवीजन। तो फिर इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको तभी समझ जाने चाहिए थे एट द टाइम ऑफ लेक्चर, जो जो डाउट आपको तभी आने चाहिए थे वो आपको अभी आ रहे हैं, तो अभी बहुत लेट हो जाता है फिर। तो वो एक पॉइंट है कि फिर थोड़ा बोरिंग फील होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है ऐसा। ओके। सो क्वेश्चन लाइक तुम्हारा प्लानिंग क्या था, मतलब तुमने जो अभी तो नया स्कीम आ गया है, लेकिन जब तुमने पढ़ाई किया था तो तुम्हारा क्या प्लान था, लाइक तुमने कब तक क्लासेस कंप्लीट कर दिए थे और फिर कब से तुमने एग्जाम के लिए स्टार्ट कर लिया था, मतलब एग्जाम लीव्स एंड एग्जाम्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, सेल्फ स्टडीज। ओके, तो मेरा प्लानिंग ऐसा था कि सबसे पहले सीए इंटरमीडिएट की बात करता हूँ। सीए इंटरमीडिएट में मैंने स्टार्ट कर दिया था अर्ली बर्ड बैच। अर्ली बर्ड बैच में ऐसा होता है कि 3 मंथ पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। ओके। तो यू विल रिसीव 3 complete months फॉर योर सेल्फ रिविजन। ओ। 3 मंथ में मेरे को बहुत हेल्प हुआ, तो मेरा जो सिलेबस 3 मंथ पहले खत्म हो गया था, और 3 मंथ मैंने खुद से पढ़ाई कर दी। प्लस वो 3 मंथ्स जो लास्ट में मिलता है उसमें मैंने टेस्ट सीरीज अपेयर की 3। पहली टेस्ट सीरीज मैंने अपेयर की थी गैप ऑफ एवरी 15, सॉरी गैप ऑफ एवरी 7 डेज। सेकेंड टेस्ट सीरीज जो मैंने की थी अपियर, उसमें हर 4 दिन का गैप था। एंड देन जो लास्ट वाली टेस्ट सीरीज अपियर की थी उसमें 1 दिन का गैप था, सिमिलरली एज पर आईसीआई पैटर्न। तो मैंने वैसी टेस्ट सीरीज अपियर की थी। और मतलब वो 3 टेस्ट सीरीज से बेनिफिट हुआ कि मेरे को सबसे पहले तो राइटिंग, मेरी राइटिंग स्पीड पे मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि यस आई एम एबल टू कंप्लीट थ्री द एंटायर पेपर इन 3 आवर्स। सेकेंड वन मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस जो एग्जाम टाइम पे मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो ये मेरी सी इंटरमीडिएट का था। एज फार एज ये फाइनल का प्लान बताओ तो यस, मैंने स्टार्टिंग बहुत जल्दी कर दिया था 2 साल पहले ही। ओ। तो एग्जाम नवंबर 20, तो मैंने जनवरी 2021 में स्टार्ट कर दिया था, January 2021। ओ मतलब बिगनिंग तो ऑफ द। मतलब ओके। हाँ, 2 साल तक मैंने सेम ही स्ट्रेटेजी फॉलो की कि सुबह लेक्चर, सुबह कोचिंग क्लासेस, शाम को कोचिंग क्लासेस, और 11 to 6 आर्टिकलशिप, और जो भी फ्री टाइम मिलता था उसमें रात को और सुबह में पढ़ता था, वो रिवीजन कर देता था। जो रिवीजन मेरे को सच में इट रियली हेल्प अलॉट। मतलब बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ लाइफ थी आपकी। सो क्वेश्चन, मतलब ये तो ओल्ड था आपने एग्जैक्टली। तो आपने जो पढ़ाई पढ़ाई की, अभी न्यू स्कीम आ गई है, नए सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट्स 8 to 6 हो गए हैं। फिर अभी आईसीएआई ने अनाउंस किया कि वो अभी साल में 3 बार फाइनल के एग्जाम्स लेगी। सो मतलब अगर बच्चा आज स्टार्ट कर रहा है, आज उसका अगर आर्टिकलशिप स्टार्ट हो रहा है और उसका 2 साल में आर्टिकलशिप खत्म होएगा, उसका 6 महीने का स्टडी पीरियड मिलेगा, उसके बाद उसका अटेम्प्ट आएगा, तो उस हिसाब से उसको कब लेक्चर्स लेने चाहिए, कब उसको लेक्चर्स खत्म करने चाहिए, और कब से उसको सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, तो अगर सीए इंटरमीडिएट की बात करो तो वो तो सेम ही है। वो न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में सिर्फ सब्जेक्ट का थोड़ा फर्क पड़ा है। पहले एग्जैक्टली। 8 सब्जेक्ट, तभी 6 सब्जेक्ट हो गए। यस यस तो ये ये स्ट्रेटेजी सेम रखोगे तो देर विल बी नो इश्यू इन केस ऑफ यस। सीए फाइनल। जो आर्टिकलशिप पीरियड आपका 2 साल का हो गया है, और आफ्टर आर्टिकलशिप ऑल्सो आपको 1 साल मिलता है फॉर प्रिपरेशन। मतलब 6 मंथ आई थिंक मिलते हैं 6 मंथ फॉर या सिक्स प्रिपरेशन। मंथ 6 मंथ। तो इन दैट केस आपके प्लान अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए कि इन केस ऑफ, जब तक आपके आर्टिकलशिप खत्म नहीं हो जाती, एक बार आप लेक्चर खत्म कर दो एटलीस्ट। सारा लेक्चर अलॉन्ग विथ वन टाइम रिवीजन आप खत्म कर दो। आपको सेल्फ रिवीजन के लिए 6 मंथ मिलेगी। तो 6 मंथ में आप इजीली टेस्ट सीरीज दे सकते हो। पूरा का पूरा जो जो कॉन्सेप्ट मिस हो गए हो आप इस एक बार कवर कर सकते हो। बिकॉज इन आर्टिकलशिप ऐसा होता है कि शायद कुछ कुछ लेक्चर मिस हो जाते हैं, और हम मतलब क्लोजिंग होता है तो ज़्यादा टाइम पे तक रुकना पड़ता है। तो इन दैट केस जो जो भी मिस हो गया है वो आप इन दैट 6 मंथ कवर करो, प्लस टेस्ट सीरीज दे दो, जैसे कि मैंने बोला 3 टेस्ट सीरीज। तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टू पास द एग्जाम। और यस डेफिनेटली फॉर रैंक लाने के लिए भी यही स्ट्रेटेजी यूज करो।
गॉट इट, गॉट इट। सो कुशल, मेरा भी एक डाउट था, मतलब जब मैं सीए प्रिपेयर करा तब से, और मतलब नंबर ऑफ रिवीजन कितने करने चाहिए और रिवीजन बोलते किसको है, मतलब मेरा तो ये डाउट था कि रिवीजन किसको बोलते हैं। लाइक एक तो क्या होता है, क्लास में पढ़ने को पढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट डे गया टीचर भी रिवीजन कराता है, या फिर रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं। तो मतलब प्रॉपर रिवीजन कितने होने चाहिए, और किसको आप रिवीजन में काउंट करोगे और किसको रिवीजन में काउंट नहीं करोगे, क्योंकि किसी का रिवीजन 4 हुआ, किसी का 5 हुआ, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग अलग होता है रिवीजन का। राइट। या तो रिवीजन इन द सेंस, मतलब आज मैंने एक यूनिट पढ़ा है, आज मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक चैप्टर पढ़ाया, मैं घर पे आकर पूरा का पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लूँ तो उसको मैं रिवीजन मानता हूँ। फिर जैसे कि मैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, मेरी स्ट्रेटेजी मैंने बताई कि मैं करता था समरी बुक रेफर, जो मेरी खुद ने बनाई हुई थी। सिमिलरली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या करता था कि टेस्ट योर नॉलेज करके आता है आईसीआई में, आईसीआई मॉड्यूल में, वो प्लस इलस्ट्रेशन सारे हैं, तो वो तो सब कवर करता था। अभी जैसे रिवीजन स्टार्ट करते हैं, मतलब रिवीजन में किसको बोलता हुआ, आपका आंसर ये है कि फॉर एग्जाम्पल आज इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एक चैप्टर लेके बैठा हूँ, तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मेरे मुझे करना है। जब तक वो एंड नहीं हो जाता तब तक वो रिवीजन नहीं मैं मानता, कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर दो, ऐसा नहीं। वो चैप्टर लेके बैठे हो तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी वो चैप्टर में, वो सब जब तक आप खत्म नहीं कर लेते तब तक वो रिवीजन खत्म नहीं होता। तो दैट इज फॉर वन चैप्टर। इन केस ऑफ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, जब तक आपको समरी बुक बनाई है, वो समरी बुक का पूरा नहीं पढ़ लेते तब तक वो उसको एक रिवीजन नहीं माना जाता। तो दैट इज वन काइंड ऑफ रिवीजन। और डेफिनेटली आपको यहाँ पे लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि आप पहली बार पढ़ने बैठोगे तो आपको शायद ज्यादा टाइम लगेगा, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा यस, ये मैं 2 दिन में कर सकता हूँ, ये मैं एक दिन में कर सकता हूँ, ऐसा है। फिर तो फोड़ देते हैं ना। और उसके सो तुमने नंबर ऑफ रिवीजन कितने किया, अगर मुझे क्लियर होना है फर्स्ट टाइम में, या फिर मुझे रैंक लाना है, तो मतलब कितने नंबर ऑफ रिवीजन मुझे करना चाहिए आइडियली? आइडियली स्पीकिंग, एक रिवीजन आपका सेम टाइम पे हो जाना चाहिए जब आपको लेक्चर देख रहे हो। सेकंड रिवीजन आपका यूनिट टेस्ट एक मतलब एवरी 15 डेज, एवरी 20 डेज आपका कर दो। और उसके बाद जब आपको लास्ट में 3 मंथ मिलते हैं, तो उसमें जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो उसमें टोटल 3 रिवीजन हो गए। तो मिनिमम आपको 5 रिवीजन इस तरह से करने हैं। सो मिनिमम आपको 5 रिवीजन, प्रोवाइडेड अगर आपने कंटिन्यूस रिवीजन भी की है, अगर मतलब इनिशियली से आप फॉलो, मतलब जब आपको क्लासेस के साथ भी अपने रिवीजन किए है, वही आप बोल रहे हो ना, तो मतलब 5 रिवीजन शुड बी डन, मतलब अगर आपको क्लियर होने का है, रैंक लाने का है तो। यस। और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, अभी बहुत बार क्या था, मार्केट में बहुत सारे मतलब फैकल्टीज है, और वो क्या करते हैं कि आईसीआई को बोलते हैं ना, बॉम्बार्ड करते, फायर करते कि भाई आईसीआई का आंसर में ये 6 रुपीज का फर्क है, ये पॉइंटर का फर्क है, ये है, ये वो है। तो मतलब अगर ऐसा कभी फेस किया, तो आपने उस सिचुएशन में क्या किया था, कि आईसीआई का अगर आंसर रॉन्ग है तो? इन इसमें एक ही केस है कि आईसीआई को ब्लेम करने से कोई होने वाला नहीं है, दैट इज वन पॉइंट। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स 30 एमसीक्यू जाते हैं, उसमें से एक एमसीक्यू में भी ऐसा, बहुत रेयर केस में है, बट ऐसा हो सकता है कि आईसीआई का सॉल्यूशन आपकी सॉल्यूशन से मैच ना होता हो, तो आपको लगेगा कि हाँ आईसीआई ने कुछ अलग ही पूछ लिया, या फिर आईसीआई का क्वेश्चन बैंक थोड़ा अलग टाइप का है, या फिर नहीं है प्रॉपर, आपको ऐसा लगेगा। तो इन दैट केस आपको नर्वस नहीं होना है। आपको जितना आता है उतने पे पहले फोकस कीजिए, कि आउट ऑफ 100 सब तो ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं सब में तो ऐसे कोई गलती नहीं करेगी ना। अगर पढ़ा एक है तो। माइंड, उसमें ज्यादा हैवी हेक्टिक नहीं होना है, माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि ठीक है। मैं तो ऐसा सोचता था कि 2 मार्क्स मेरा एक्स्ट्रा दे देगा इसी अगर कुछ गलती होगी तो। एग्जैक्टली। सो मतलब कभी आपने स्टडी मटेरियल में कभी कुछ एरर निकाले क्या, कि ऐसे कि स्टडी मटेरियल में मैं ये क्वेश्चन ऐसा है, बट आइडियली ऐसा वो सॉल्व होना चाहिए था, निकाले होंगे अभी तो? ऐसे एरर मतलब एक एक ही मुझे मिली थी इन अंडर माई सीए फाइनल कोर्स। तो फिर ओ, मैंने मतलब प्रोफेसर से पूछा कि इसमें क्या था कि स्टडी मटेरियल में जो सॉल्यूशन था वो अलग था, और रिवीजन टेस्ट पेपर में सेम क्वेश्चन था, बट उसका सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से था। तो इन दैट केस एक क्वेश्चन मुझे मिला था, बट सर ने बोला था कि ड्यू टू सम प्रोविजन चेंज होने की वजह से वो आंसर थोड़ा अलग तरीके से बना है, तो वी शुड रिफर आरटीपी ओनली। और मॉड्यूल वो पुराना मतलब उसका प्रोविजन कंसिडर किया था, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गलत होगा इसमें, बट हाँ कभी कभी हो सकता है। तो यू शुड जस्ट आस्क योर प्रोफेसर या कुछ सीनियर को पूछ लो कि क्या करे इस केस में। ओके, गॉट इट। सो मतलब कभी आईसीआई को कभी आपने पूछा है कि मतलब मैं व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं आईसीआई को बताता था, अगर मैं आईसीआई का बीओएस एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे आई गेस एक आस्क योर क्वेरी करके है, सो वहाँ पर मैं क्वेश्चन पुट करता था कि दिस इज द, और वो कभी कभी एरर को रेक्टिफाई भी करते थे और सॉल्व भी करते थे। दिस वाज व्हाट आई यूज्ड टू डू एडिशनली। इट्स ओके देन।
मतलब ये मैं करता था एक्चुअली। सो अच्छा। या सो मतलब अभी ऑडिट की बात करते हैं, सबसे बड़ा डेंजर खतरा ऑडिट। ऑडिट में आपको एग्जाम्पशन आया है, मतलब क्या बात कर, ऑडिट में मतलब पास होना इज, बोलते ना जान निकल जाना। तो ऑडिट कैसे आपने मतलब पढ़ा, और मतलब क्रिप्स में? हाँ, तो ऑडिट इज वन ऑफ द वेरी टफेस्ट सब्जेक्ट, वो तो मैं आराम से बोल सकता हूँ, बिकॉज सीए फाइनल में सबसे पहले तो सीए फाइनल में देर आर 3 ऑडिट की मॉड्यूल, प्लस आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अलग से पढ़ने पड़ते हैं। वो 3 मॉड्यूल में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। और मुझे पता था कि सीए इंटरमीडिएट में मेरा ऑडिट का प्रिपरेशन मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे आगे खत्म हुआ था। तो मुझे पता था कि सीए फाइनल में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऑडिट में। तो इसमें ऐसा कि प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लग रहा है। तो मेरे को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑडिट टफ टफ लग रहा था। तो मैंने वही किया कि मैंने स्टार्टिंग ऑडिट से ही की। मैंने जनवरी 2020 में ऑडिट स्टार्ट कर दिया पढ़ना। वो आइडियली ऐसा दिखने को मिलता है कि थियोरेटिकल लेट, सब्जेक्ट तो बाद में लेना सबसे लास्ट में करते हैं लोग बच्चे, यस एग्जैक्टली। था कि भाई ऑडिट में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया, और उसकी भी समरी मतलब मेरे हिसाब से बनाई। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 बार मैंने, जैसे आपको पता है, उसके उसका रिवीजन शायद 1-2 बार और एक्स्ट्रा किया मैंने। तो उस हिसाब से मेरा एग्जाम्शन उधर ऑडिट में आ गया। ओके, सो आजकल मतलब ना ये मैंने, या या यू कंटिन्यू। हैव टू फोकस। आपको पता रहना चाहिए कि आपको कौन सी सब्जेक्ट में डाउट हो सकता है। मतलब हो सकता है किसी को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इश्यू हो, तो मतलब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से स्टार्ट करें। तो आजकल ना बच्चे तो वैसे स्मार्ट हो गए हैं। आजकल क्या करते हैं वो लोग, डबल आंसर लिख लेते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन आ रहा है कि ऑडिट में ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इवन मैंने भी फॉलो किया था ये, कि अगर मतलब टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा है लेकिन एग्जाम में मुझे लगता है कि इसका पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मैं तीनों आंसर लिख के आया था, और करके, और मुझे जो आंसर सही होता था उसका मार्क्स मिलता था। तो कभी आपने ऐसा फॉलो किया था क्या? नहीं, सबसे पहले तो इसमें टाइम कंस्टेंट रहता ही है ऑब्वियसली, यस। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। तो मेरा पहला फोकस ये था कि 3 घंटे में कैसे कंप्लीट करूंगा पूरा का पूरा पेपर। तो मुझे 10 मिनट मैं 2 घंटे और 45 मिनट्स में मैंने बहुत सारे आउट ऑफ 8 6 पेपर कंप्लीट किए थे। और 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स में मैंने बाकी के 2 कंप्लीट किए। मतलब मेरा ओवरऑल तो 100 मार्क्स का विदिन 3 आवर्स मैंने कंप्लीट कर दिया था। लास्ट में जो 10 मिनट मिलते थे, उसमें मैं क्या करता था, अंडरलाइन करता था और हाईलाइट करता था पर्टिकुलर। तो हेडिंग होता था तो हेडिंग को हाईलाइट करता था, किसी किसी को डबल डबल अंडरलाइन करता था। तो वो सब मैं करता था। तो इन दैट केस मतलब और करके आंसर लिखने का तो मुझे टाइम भी नहीं मिला था। शायद मिलता तो शायद मैं नहीं लिखता, ऐसा नहीं करता। अच्छा, ओके गॉट इट। नहीं मतलब ओके, इट्स ओके। सो कुछ मतलब क्या तुम्हारे लिए क्या प्रोडक्टिव था? लेट नाइट स्टडी तुम करते थे, या फिर मतलब मॉर्निंग, मतलब डे, मतलब डे स्टडी करते थे? मैं अर्ली बर्ड हूँ सुबह जल्दी उठता था। ओह नाइस, मतलब मॉर्निंग वाले, मॉर्निंग पसंद ही वाला, मॉर्निंग पसंद, राइट, गॉट मॉर्निंग इट। वाले हैं हम लोग सो मतलब कुछ वन मोर थिंग, लाइक बहुत सारे बच्चे ना 4 to 5 रिवीजन करते हैं। इवन मैंने भी मेरे इंटर में 3 से 4 रिवीजन रिवीजन किए थे, लेकिन मेरा एग्जाम डे पे रिवीजन नहीं हो पाया एक क्वेश्चन का। और वो एग्जाम में उस जो रिवीजन में नहीं कर पाया ना, वो मेरे को 5 मार्क के लिए आया। जस्ट फॉर्मूला मैंने मिस कर लिया कैश मैनेजमेंट का, और उसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया और अच्छा वो पास हो गया, अदरवाइज मतलब मुझे बहुत गिल्ट होता। तो मतलब वन नहीं पॉइंट नहीं, फाइव अच्छा। डेज यस, तो 1.5 डेज का आइडियल यस, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? 1.5 डेज की आइडियल स्ट्रेटेजी इज दैट कि हो सके उतने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप कवर करो 1.5 डेज में। और जब आप मतलब वो 3 मंथ आपके पास होते हैं, उसके अंदर आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हाउ अंडर सिलेबस विल बी कैप्चर्ड इन दैट 1.5 डेज। तो 1.5 डेज में ऐसा है कि जो जितने भी कॉन्सेप्ट आप कवर कर पाओगे, उतना आप एग्जाम में लिख पाओगे, इरिस्पेक्टिव आपने पीछे कितना भी टाइम रिवीजन किया हो। अगर वो 1.5 डेज में नहीं होता तो फिर वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है कि अभी इसके आगे क्या करूं मैं एग्जाम में। तो वो भी एक पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपको 1.5 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा सब सम करना है, ऐसा नहीं। जैसे कि मैं समरी बनी थी, समरी फटाफट फटाफट एक एक पेज पढ़ यस लिया, यस, स्क्रिप्ट। ऐसा या समरी गुड। पढ़ना है ऐसा। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो आपको पूरा सम नहीं देखना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी थियरी होती है, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया। तो इन दैट केस पूरा इंडेक्स की समरी है मेरे पास, मैंने बनाई थी। तो जिसमें सिर्फ थियरी, ये क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा तो इसका इस तरह से आंसर स्टेप बाय स्टेप इसका लिखा हुआ था। सिर्फ वही पढ़ के जाना है लास्ट 1.5 डेज में, तो इट विल इजीली कवर, मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। प्लस चलो कुछ कॉन्सेप्ट कवर ना भी हो, और अगर वो एग्जाम में आता है
दे डू नॉट रिक्वायर टू फ्रस्ट्रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। चलो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 95 मार्क्स का मेरे को आता है, तो ड्यू एग्जैक्टली, टू दैट 5 मार्क्स आता है, आई कैन नॉट लूज 95 एग्जैक्टली। तो वो 90 एग्जाम के टाइम में हमारे पास एक ही चीज है कि हमको खुश रहना है कि भाई चलो जितना भी आता है उतना फटाफट लिखना स्टार्ट करो, नहीं आता उसके ऊपर बाद में फोकस करना है। एग्जैक्टली। और कुशल, एक स्टूडेंट का एक मतलब क्वेरी आता है हमेशा, मुझे कुछ क्वेरीज मिला है तो उसमें मतलब वो बोलते हैं कि मतलब आफ्टर हाउ मेनी अटेम्प्ट समवन शुड लीव सीए, मतलब किसी का 5 अटेम्प्ट से कोई सीए दे रहा है, 6 अटेम्प्ट से सीए दे रहा है, और हो ही नहीं रहा, और कोई बोलता है कि चलो अटेम्प्ट देते रहते हैं, तो कितने अटेम्प्ट के बाद समवन शुड लीव सीए और शुड फोकस ऑन समथिंग एल्स? अकॉर्डिंग टू मी, नो वन शुड लीव सीए। सबसे पहले तो आपका क्यों नहीं हो रहा है, क्यों बाकी सबको हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है, यू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कि तो आइडेंटिफाई दैट रीजन, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे कि अभी वो बंदा पूरे पूरे दिन पढ़ाई कर रहा है और आप मतलब या सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो, या फिर आपका ध्यान किसी और जगह पे चला गया, तो इन दैट केस ऐसे बहुत सारे रीजन है। तो यू यू योरसेल्फ हैव टू आइडेंटिफाई, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। इन दैट केस यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या रीजन है। आप मतलब बहुत सारे मेंटर्स भी अवेलेबल होते हैं, आपके सीनियर को भी आप पूछोगे, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जो ऑलरेडी सीए बन चुके हैं उसको भी आप इजीली पूछ सकते हो, वो दे विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी वो नहीं करना है कि भाई उनको पूछूंगा तो हाँ, अलग लगेगा मुझे, फियर ऑफ बीइंग जज तो और नीचे समथिंग। वाली कोई बात नहीं है, दे आर रियली हैप्पी टू हेल्प एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये होता है एक पॉइंट कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि आपका कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है और उस पर ही फोकस करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदे का लगा कि मेरा तो सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम जा रहा है, 4 to 5 आवर्स, तो सोशल मीडिया अकाउंट थोड़ा डिलीट कर दो या फोन थोड़ा साइड में रखो और स्टडी पे फोकस करो। बिकॉज सीए एक ऐसा सिलेबस है कि आपको मतलब एक ही बार पढ़ना है। अभी जैसे कि मैंने 4 4 साल पढ़ा, तो अभी मैं मतलब थोड़ा रिफ्रेश में मूड में हूँ। अभी मैं 4 बजे नहीं उठता, मैं एट पॉइंट ऑफ टाइम 4 बजे उठ जाता एग्जैक्टली, है। मतलब वो तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको अगर मेहनत कुछ बनना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली ना। राइट। जैसे सो एक और क्वेश्चन है, मतलब बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कभी कभी उनका एक आध पेपर अच्छा नहीं आता ना, जैसे कि अगर पेपर नंबर 4 अच्छा नहीं गया तो वो पेपर नंबर 5 और 6 अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो देने नहीं आते। मतलब मैंने भी बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर, मुझे भी लोग कनेक्ट करते थे कि मोटिवेट करने के लिए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता था कि वो पेपर देने जाए, लेकिन मालूम पड़ता है कि वो पेपर देने जाते ही नहीं है। अगर ऑडिट का पेपर आया तो पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करते, उन्होंने रिवीजन किया 4 5 बार लेकिन वो अटेम्प्ट करते ही नहीं है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? इन दैट केस ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए सबसे पहली बात तो, क्योंकि अ, अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखे हुए हैं कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स का जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरे सीए फाइनल के टाइम पे लॉ का पेपर इतना खराब आया था, तो उसके बाद मुझे ग्रुप 2 देने का मन नहीं था। प्लस मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जिसमें मेरा 78 मार्क्स आए हैं, इन दैट पेपर भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ मैंने मिस किया है उसमें भी। तो मतलब मैंने चेक नहीं करा था पेपर, लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ मन में ऑटोमेटिक आया कि कुछ मिस हो गया है वो पेपर में, या तो कुछ क्वेश्चन मिस हुआ है, ऐसा कुछ थोड़ा नर्वसनेस आया। दूसरे दिन मतलब ऐसा लगा कि एसएफएम का पेपर की प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ। तो फिर भी मैंने मतलब माइंड पे कंट्रोल किया कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया। इन दैट केस वी कैन नॉट चेंज पास्ट, बट वी एग्जैक्टली। कैन डेफिनेटली चेंज। यस, ये मतलब माइंडसेट से मैंने ओके, गॉट इट, गॉट। तो वो सबका हेल्प किया। टफ टफ भी आया तो सबके लिए आया है, मतलब अकेले के लिए नहीं आया। यस। यस। राइट। तो लॉ की जैसे बात करें, लॉ के बाद लॉ का पेपर सबके लिए खराब था। उसके बाद तो भाई हम जैसे बाहर निकले थे तो कोई भी नहीं, किसी का भी फेस हैप्पी नहीं था। एग्जैक्टली, तो ऐसा नहीं एग्जैक्टली। है कि, एक गलत जाएगा तो आपका सारा पेपर गलत जाएगा, दैट इज नॉट द केस। और ऐसा भी नहीं है कि जो गलत गया उसमें आप फेल हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही मतलब आपने जितना लिखा होगा उतना तो मार्क्स देने ही वाले हैं। तो नो नो इशू इन दैट, आपको चिंता करने की टाइम जरूरत नहीं है। व्हाट सो मतलब क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइक, क्या पर्क्स क्या है जो आप ऑल इंडिया रैंक लाने का, मतलब रैंकर को और लाइक एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है कि अगर वो रैंक लाता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो एक नॉर्मल सीए क्लियर, फर्स्ट रैंक क्लियर या फिर अटेम्प्ट वाले को नहीं मिलता बेनिफिट? सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट आपको जो चाहिए वो जैसे कि सीटीसी में मिल जाता है। ओ, तो मतलब और पैसा सीटीसी पैसा। कैंपस प्लेसमेंट और कंपनी पेपर। यस। तो पहला अभी 2 दिन और भी है, बट सबसे पहला बेनिफिट ये है कि कैंपस प्लेसमेंट होता है तो कंपनीज रैंक होल्डर को ज्यादा प्रीफर करते हैं ओवर फर्स्ट अटेम्प्ट।
तो एक बेनिफिट ये हो गया। सेकंड बेनिफिट ये कि अभी आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी आफ्टर रैंक होल्डर, जैसे कि अभी मुझे जो मैं ऑफिस में जाता हूँ, तो मेरे नाम से बहुत कम लोग पहचानते हैं, मुझे रैंकर से ज्यादा लोग पहचानते हैं। तो वो रिस्पेक्ट ऐसी है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को शायद ना मतलब अज्यूम कर पाए वो। तो ये दो बेनिफिट है, प्लस सोसाइटी में अलग नाम रहता है कि हाँ हमारा सीए है प्लस रैंकर है। तो कुछ कुछ बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलते हैं। मिलते मिलते। सो कुशल ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है ना, एंजाइटी के थ्रू जाते हैं, मतलब किसी किसी के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होते टाइम पे, या फिर रिविजन्स कंप्लीट नहीं होते, तो वो लोग क्या है ना, एंजाइटी होते हैं उनको बहुत सारी, और मतलब स्ट्रेस हो जाते हैं, या फिर वो कभी कभी स्टडी मटेरियल या फिर मटेरियल नोट्स चेंज कर लेते हैं एक दो रिविजन के बाद, और वो बहुत एंजाइटी फील करते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो उस केस में सबसे पहले तो एंजाइटी हुई लाने का कोई भी मतलब कुछ नहीं होने वाला उससे। सबसे पहले आपने सपोज 5 बार रिवीजन नहीं कर पाए, 2 बार किया है, इन दैट केस आपको सबसे पहले फोकस करना है कि 1.5 डेज में क्या करोगे, कितना कॉन्सेप्ट कवर करोगे। क्या आपका 70% सिलेबस कवर एटलीस्ट हो सकता है क्या, 80% कवर हो सकता है क्या? अगर यस, तो यू आर वेरी गुड टू गो इन टू एग्जामिनेशन। तो ऐसा नहीं कि मैं 100% कवर करूंगा तो ही मैं एग्जाम में पास होगा। दैट इज नॉट द पॉइंट। आप 70% पढ़ के भी पास हो सकते हो, बट दैट बेस्ड ऑन योर कि आपने किस तरह से पढ़ा है। फिर वो 70% आपने इफेक्टिवली पढ़ा है तो डेफिनेटली यू कैन इजीली क्रैक द एग्जामिनेशन। तो ऐसा होता है। सो कुशल, वन मोर क्वेश्चन, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो लोग अगर अटेम्प्ट में फेल होते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने अभी रिसेंटली नवंबर 24 का अटेम्प्ट दिया, अगर वो फेल हो गए, तो May 24 के लिए वो लोग फैकल्टी बदलते हैं कि तो मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी देखे हैं जो लोग क्या करते हैं ना, फैकल्टीज चेंज करते हैं, तो मतलब उनके लिए क्या एक बेस्ट एडवाइस है? क्योंकि अगर 3 4 बार उनको अटेम्प्ट लगा, तो 3 4 बार वो लोग फैकल्टीज बदलते हैं। तो इन दैट केस सबसे पहले फैकल्टी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहने से अच्छा है कि आप खुद से फोकस करो। बिकॉज फैकल्टी का काम, फैकल्टी कर रही है व्हाट दे वांट टू डू। कि प्रोफेसर क्या करेंगे, प्रोफेसर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे इन देयर मेथड, उसको आपको अपने हिसाब से समझना है और फोकस से पढ़ना है। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि मुझे, मैंने जब आज तक जितनी भी फैकल्टी से पढ़ा है, मुझे मतलब एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा है, तो मुझे मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको आपके हिसाब से तैयारी करनी है, ना कि फैकल्टी के हिसाब से। तो ठीक है, एग्जाम आप देने वाले हो, प्रोफेसर जाके नहीं देने वाले हैं। तो इन दैट केस सबसे पहले तो आप फैकल्टी चेंज करते हो तो ऐसा करने का मत प्लान करो। बिकॉज आप एक जब भी फैकल्टी चूज करते हो ना, तो एक एनालिसिस कर दो। ऑनलाइन अवेलेबल होता है, जैसे कि बहुत सारे रैंकर्स ने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना के रखा है कि कौन सी फैकल्टी इज बेस्ट, तो वो फैकल्टी ले लो आप। तो इट विल हेल्प अ लॉट। और रैंकर ने डाला है मतलब वो सोच समझ के ही उन्होंने डाला होगा, दैट्स वाई। तो यू हैव टू फोकस। ऐसा हो सकता है कि शायद वो रैंकर को अच्छा लगे फैकल्टी और आपको अच्छी ना लगे, तो यू जी। हैव टू फोकस कि इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको प्रोफेसर में अच्छा नहीं लगा, कौन से उनकी उनकी मेथड शायद वो थोड़ा स्लो जा रहे हैं और आपको थोड़ा फास्ट पढ़ने में मतलब इंटरेस्ट है। तो हो सकता है, बट आपको एक माइंडसेट रखना है कि यस, ये बात पे वो लोग चल के रैंक ला सकते हैं, तो वाई वी कांट गो दिस पार्ट, वाई वी कांट फॉलो देम। तो एग्जैक्टली। ये सो तो एक और चीज जो फैकल्टीज उनको डराती है, वो बोलते हैं कि अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और उसके चक्कर में वो दो तीन फैकल्टीज ले लेते हैं, rather than focusing on the self study. सॉरी, That's कैन यू रिपीट? या सो बेसिकली क्या करते हैं ना, चलो अगर वो लोग फेल हो जाते हैं, तो फैकल्टीज उनको बोलते हैं कभी कभी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ओके। सो आपको मतलब ऐसा उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो बच्चे लोग फिर से क्लासेस लेते हैं किसी और फैकल्टी की या फिर अदर फैकल्टीज की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो जब तभी मैंने बताया ना कि आप जब भी प्रोफेसर का सिलेक्शन करो, तो यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर कि हमको कौन सी फैकल्टी से पढ़ना है। 2 3 वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, वेरी इजीली। अब तो इंटरनेट का जमाना है, तो बहुत इजीली अवेलेबल है कि कौन सा फैकल्टी बहुत अच्छी है। फ्रेंड सर्कल से ओपिनियन लो, जो जो सीए ऑलरेडी बन चुके हैं उनका पर्सनल ओपिनियन जाके ले लो, तो वो बताएगी आपको कि ये फैकल्टी अच्छी है। पॉइंट नंबर 2 कि आपके कॉन्सेप्ट बराबर ढंग से आपने मतलब फैकल्टी ने पढ़ा और आपके दिमाग में नहीं बैठ सकते, ऐसा इन दैट केस आपको वापस वो लेक्चर एक बार वापस देखो,
बिकॉज उसमें व्यूज होते हैं, 2 व्यूज या 1.5 व्यूज ऐसा कुछ होता है। तो वापस एक बार ऐसा हो तो देख लो वीडियो। और ना समझ में आए तो उसमें हेल्पलाइन नंबर भी रहते हैं, तो वहां पे आप कांटेक्ट करके पूछो कि क्या है। बट हाँ, ऐसा देखने को मिला है कि लेक्चर पे ज्यादा, जैसे जितना हो सके उतना जल्दी लेक्चर फिनिश करने पे फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट फोकस ऑन क्लियरिंग कॉन्सेप्ट rather than viewing lectures। मेरा मानना ये है। ओके, गॉट अगेन वन मोर क्वेश्चंस जो मुझे रिसेंटली किसी ने पूछा मेरे क्वेरीज में, कि हमको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच पे फोकस करना चाहिए। मतलब वो बोलते हैं कि अगर कोई बंदा अगर हम लोग को क्वेश्चन बैंक दे रहा है, मतलब आजकल मार्केट में दो तीन कोई फेमस लोग हैं, सो अगर वो क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं और उनके क्वेश्चन में से कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं 60% 70%, तो बच्चे लोग बोलते हैं कि यार वाई शुड वी, मतलब पूरा कंसेप्ट क्यों पढ़े, हम लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड फोकस कर लेते हैं। सो उसके प्रोज क्या और कॉन्स क्या है आपके हिसाब से? यस, प्रोस इसमें ऐसा है कि आईसीआई इज नॉट गिविंग गारंटी कि जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है उसमें से हम नहीं पूछेंगे। पॉइंट नंबर 1। मतलब अब मेरे टाइम पे ही बहुत सारे डायरेक्ट एक्सप्लिकेशन एमसीक्यूज आए थे, टोटल 8 to 10 मार्क्स का आया था, जिसमें पेनल्टीज, कंप्लीट पेनल्टी, मॉनेटरी वैल्यू, उसमें मॉनेटरी वैल्यू में पूछा गया था कि इसकी ओ, पेनल्टी ये केस में कितनी कितनी। तो मतलब कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं ले सकते, इसमें ऐसा है। पॉइंट नंबर 2 कि यस यू शुड डेफिनेटली, अगर आपको कोई बाइफरकेट करके दे रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कैसे, क्यों वो ऐसा बोल रहा है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन पर्टिकुलर इतना बड़ा है कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, तो यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट क्वेश्चन। बट एज फार एज कंसेप्ट इज कंसर्न, तो each and every concept you should first of all at the time of whenever you are viewing lecture, you have to be clear about each and every concept। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं वो इरेलेवेंट है, बट सिंस इट इज इन सिलेबस, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड इट विल ऑलवेज हेल्प इन योर आफ्टर सीए ऑल्सो, आफ्टर सीए जर्नी ऑल्सो। तो मतलब एटलीस्ट वन टाइम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही चाहिए एटलीस्ट, और आपको यस। ये मतलब एग्जाम के बाद भी काम आएगा, क्योंकि मतलब आप सीए बन जाते हैं तो आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं लोगों की। तो यू शुड लाइक ओके ओके। सो आप मतलब मॉक टेस्ट, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, तो मतलब मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या, और कितने मिनिमम मॉक टेस्ट आपको देने ही चाहिए अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना है या फिर आपको रैंक लाना है? तो जैसे कि मैंने बताया कि मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज को मैं मर्ज कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं और मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो ठीक है, नो इश्यू इन दैट। तो टेस्ट सीरीज की जैसे मैंने कैलेंडर बताया कि फर्स्ट टेस्ट सीरीज 7 days गैप, सेकेंड टेस्ट सीरीज एवरी 5 days और 4 days एज पर योर कन्वीनियंस, एंड थर्ड टेस्ट सीरीज जो होगा वो 1 day का गैप के ऊपर होगा। तो एग्जैक्टली। सिमिलरली इन आईसीआई, तो वो आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। रैंक लाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई कैन फोकस ऑन, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिसने टेस्ट सीरीज नहीं दी उसका शायद रैंक आने के चांसेस बहुत, मतलब बहुत कम है। तो पास टेस्ट होने सीरीज की इज मोस्ट, पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाती है ना? सॉरी, पास होने की पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाती है। हाँ राइट, पास होने की पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाती है। और एक और क्वेश्चन था, मतलब कोई बंदा लिखा है कि शुड आई गिव मॉक टेस्ट इवन इफ आई एम नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड? यस डेफिनेटली। मैं अभी उसमें मेरे मेरे खुद की मैं बात करता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, सारे क्वेश्चन मेरे खुद के एक्सपीरियंस के लिए ऊपर रिलेट कर रहा है। इसके लिए मैं आई कैन इजीली आंसर दिस ऑल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो मेरा भी यही सेम क्वेश्चन था। मैंने मेरे प्रोफेसर को पूछा कि सर हमारी प्रिपरेशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। व्हाट ही आंसर टू मी कि कुशल, इफ यू आर एबल टू obtain 20 marks out of 100 in your test series, then also you have to give test series। मतलब यू शुड नॉट फोकस ऑन मार्क्स, यू शुड फोकस के हाँ मेरा एक बार रिवीजन हो जाएगा एटलीस्ट टेस्ट सीरीज के चक्कर में। और दूसरी टेस्ट सीरीज दूंगा तो और पॉइंट और कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा और अच्छे से होगा। तीसरी दूंगा तो और अच्छे से। इन दैट मैनर यू, टेस्ट सीरीज का मार्क्स इज नॉट मैटर एनी और एट ऑल। तो टेस्ट सीरीज पे फोकस इसके लिए करना है बिकॉज आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है। क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे और आप सीधा एग्जाम में जाओगे तो आपको जो चीज टेस्ट सीरीज में ही पता चल गई, पल चल जाती, चल वो जानी आप चाहिए थी, वो आपको टाइम पे पता चलेगी। और हो गॉट सकता है कि गॉट शायद आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट तक शेड्यूल हो जाए, ऐसा है। तो रादर की फोकस ऑन टेस्ट सीरीज, नॉट फोकस ऑन मार्क्स दैट यू आर ऑब्टेनिंग ऑन टेस्ट सीरीज। गॉट गॉट। सो एक और क्वेश्चन आया है, मतलब अभी तो एक नया सब्जेक्ट आया है आईबीएस करके, तो बच्चे लोग बहुत डरे हुए रहते हैं कि यार हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर आईबीएस पेपर नंबर 6? हम्म। तो
सबसे पहले तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे इसके लिए डरते हैं बिकॉज दे आर नॉट गिविंग अप्रोप्रिएट अटेंशन टू दैट सब्जेक्ट, क्योंकि ये तो ओपन बुक है ना, तो देख लेंगे ओपन बुक तो मतलब तो मेरा मेरा मेरे टाइम पे भी ओपन बुक था। इन दैट केस मैं क्या फोकस करता था कि आई हैव डिवोटेड द सेम टाइम, सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स एंड सेम स्ट्रेटेजी जो मैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए करता था, वही सेम मैंने इलेक्टिव के लिए किया। तो उससे उसमें ऐसा मानना नहीं है कि ओपन बुक है तो बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। उसमें भी आपको सेम वही लेवल की, उससे ज्यादा भी नहीं करना है, जितना आप अदर सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उतने आपको ये सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है। बस सेम फोकस से करोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू क्लियर। स्टिल बट अभी आईबीएस में तो क्या है ना, ऑल 5 पेपर्स है। सो मतलब अपने को बाकी जो 5 पेपर्स प्लस 7 पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, अगर मेरे हिसाब से अगर आप वो सब क्लियर हो तो आई गेस आईबीएस शुड नॉट बी एन इशू फॉर यू। नो यू आर राइट, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी पर्टिकुलर क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्स्ट के रिलेटेड है, अगर आपको समझ में आ गया एट दैट पॉइंट ऑफ, बट डायरेक्ट टेक्स्ट में भी कौन सा, डायरेक्ट टेक्स्ट में देयर आर 4 मॉड्यूल्स इन डायरेक्ट टेक्स्ट आई थिंक एग्जैक्टली। इन फाइनल। तो वो 4 मॉड्यूल में से कौन से पेज पे है वो आपको कैसे पता चलेगा? तो इन दैट केस यू हैव टू बी क्लियर कि ये कॉन्सेप्ट ये चैप्टर का है, ये कॉन्सेप्ट ये चैप्टर का है। तो वो भी लिंक होना जरूरी है। तो तो बेसिकली वो समरी। कब लिंक होगा? जब आप प्रॉपर इंडेक्स बनाओगे। ये समरी इंडेक्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस। मतलब इंडेक्स होना बहुत जरूरी है। ये कौन सा इंडेक्स? यस। ये ये कॉन्सेप्ट है तो पीजी पेपर में कवर होगा, ये कॉन्सेप्ट है तो टीडीएस चैप्टर में कवर होगा। ऐसा एक इंडेक्स कॉन्सेप्ट वाइज बनाओ, तो दैट विल हेल्प अ लॉट इन एग्जाम। ओके ओके क्वेश्चन। सो कुछ और क्वेश्चन थे, मतलब कुछ आर्टिकलशिप के बारे में क्वेश्चन थे, मतलब इन विच डोमेन शुड आई डू आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप का क्वेश्चन था कि कौन से डोमेन में मैं आर्टिकलशिप करूँ, मतलब टैक्स में करूँ, ऑडिट में करूँ, या फिर ओवरऑल करूँ, मतलब व्हाट शुड दैट गाय शुड डू। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन ऐसा, इसका आंसर ऐसा है कि सबसे पहले आर यू क्लियर कि इन विच फील्ड यू वांट टू डेवलप योर करियर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वो फॉर दैट डोमेन इन आर्टिकलशिप। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो वो इन दैट आर्टिकलशिप फर्म दैट गिव्स यू ओवरऑल एक्सपोजर। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि छोटी फर्म में जाएगा तो सीखने को नहीं मिलेगा या बड़ी फर्म में जाकर तो ज्यादा सीखने को मिलेगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम मिडिल साइज फर्म। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको सामने से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये सीखना है, मुझे जीएसटी सीखना है, मुझे डायरेक्ट टैक्स सीखना है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। तो जब आप श्योर नहीं हो कि आपको कौन से डोमेन में जाना है तो आप एसी फर्म में जाओ, मिडिल साइज फर्म में जाओ। और उसके मिडिल साइज फर्म में जाने के बाद आप को कॉर्पोरेट भी, मतलब पर्टिकुलर एरिया कॉर्पोरेट में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको डायरेक्ट टैक्स में जाना है, इनडायरेक्ट टैक्स में जाना है। आर्टिकलशिप से अगर आपने पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर डोमेन सिलेक्ट कर दिया तो आपके पास बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा कि आर्टिकलशिप में डायरेक्ट टैक्स किया था तो दैट पर्सन विल गो इन डायरेक्ट टैक्स ओनली। तो गॉट यू गॉट ये यू। एक बेनिफिट होता है मिडिल साइज फर्म। ओके मतलब ओके। ओके और एक क्वेश्चन है कि अभी पहले तो कैसा था, लाइक वी हैड ऑप्शन ऑफ लाइक डूइंग द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अगर 18 मंथ्स आर्टिकलशिप कर लिया। लेकिन अभी 2 साल का आर्टिकलशिप हो गया, तो वो लोग बोलते हैं शुड वी गो फॉर आर्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और नॉट। आइडियली स्पीकिंग गोइंग इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विल गिव यू एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर डोमेन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको पता ही है कि आपको डायरेक्ट टैक्स में जाना है तो आप, और एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से आप आर्टिकलशिप को डोमेन में करो। अगर आपको आर्टिकलशिप को डोमेन में शायद नहीं मिली और आपको पता है कि आपको डायरेक्ट टैक्स में जाना है तो आप यू कैन गो फॉर इंडस्ट्री, बिकॉज इंडस्ट्री विल गिव यू स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। इंडस्ट्री विल नॉट गिव यू एक्सपीरियंस दैट मिडिल साइज फर्म कैन गिव टू यू। और वो भी 2 साल में। सॉरी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो बहुत कम मंथ की होती है। तो इन दैट केस आपको अगर पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट है तो ही आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, जस्ट बिकॉज कि इसके स्टाइपेंड थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं या फिर कंपनी का नाम बड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा सीवी अच्छा दिखेगा, तो दैट पॉइंट्स आर नेवर मैटर इन सीवी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है कि नहीं किया, दैट पॉइंट विल नॉट मैटर। सो एक और क्वेश्चन है, बाय व्हाट एज शुड आई बिकम सीए, मतलब आइडियल एज क्या होना चाहिए सीए। ऐसे तो मिनिमम एज तो 21 है। हम आप और मैं सब, मोस्ट ऑफ मेरे हाँ। फ्रेंड्स और भी है जो 20 किए हैं। यस बट यस। देर इज नो एज लिमिट। जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो मेरे से एज में बड़े हैं, और उनको मैंने मतलब गाइड किया था कि आप सीए इस तरह से स्टार्ट करो, और वो मेरा देख के मतलब सीए स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उनको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इस तरह से पढ़िए, आप ये सब्जेक्ट इस तरह से पढ़िए। तो देर इज नो एनी पर्टिकुलर एज। हमारे ऑफिस में एक सर थे जिन्होंने एट द एज ऑफ 45 उन्होंने सीए स्टार्ट किया था। तो उन्होंने
9 या 50 ईयर्स में कंप्लीट किया है। उनका मतलब एक पैशन होता है कि हाँ हमको करना है। देर इज नो पर्टिकुलर एज लिमिट या यस, बट मिनिमम एज लिमिट, मिनिमम एज इज 21 ईयर। तो ट्राई करो कि 21 ईयर पे हो तब तक हो जाए। गॉट इट। सो एक और क्वेश्चन है, लाइक मुझे ना किसी का क्वेश्चन आया था, सो दैट गर्ल इज मैरिड गर्ल और वो सीए फाइनल में है, मतलब वो हाउस वाइफ और सीए परसू करे, तो मतलब उनके लिए कैसे मतलब लाइफ मैनेजेबल हो सकती है, मतलब वो पूछ रहा था कि क्या उसको सीए कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो डेफिनेटली शी शुड कंटिन्यू, बिकॉज इसमें अभी तो 6 सब्जेक्ट्स हो गए। पहले 8 सब्जेक्ट से तो मतलब एक मतलब भले ही मतलब अभी भी 6 सब्जेक्ट से टफ, इट इज टफ, बट 8 सब्जेक्ट होता है और 6 सब्जेक्ट होता है, कहीं ना कहीं ऐसा माइंड में थोड़ा रिलैक्सेशन होता है कि यस ये 6 सब्जेक्ट ही है, मैं कर सकता हूँ। तो एग्जैक्टली। वन पॉइंट इज दैट कि अभी डिफिकल्ट, इतना प्रेशर नहीं रहा है सीए में। तो पॉइंट नंबर 2 इज डेफिनेटली इट इज टफ, अभी भी वो बहुत टफ है। बट इसका मतलब ये नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी यू हैव टू फॉलो। फॉर एग्जांपल इफ यू आर हाउस वाइफ, तो आप जल्दी 4 बजे उठ के, जैसे कि हम, मैं भी उठता था और सभी स्टूडेंट भी उठते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही उठता हूँ। तो सभी आप भी उठो, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, एक्स्ट्रा 4 to 6। एंड हाउस के काम के लिए मतलब आपको डेफिनेटली हाउस वर्क भी करना पड़ता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर दो कि हाँ ये टाइम तो ये टाइम में ये काम करूंगी। और इसके बाद पढ़ने के लिए एक मतलब टाइम अलोकेट करो। दिस शुड बी डन, क्योंकि सीए आपको एक एग्जाम देनी है, एक एग्जाम देने के लिए आपको एक एग्जाम के बाद आपकी लाइफ आप विजुअलाइज करो, इट विल यस यस। ट्रिमेंडस इन योर लाइफ आफ्टर दैट एग्जामिनेशन, अगर आप पास होते हो तो इन ऑर्डर टू गेट समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन मैनर में रहना है, प्रॉपर टाइम अलोकेट करना है, और डेफिनेटली स्टडी पे भी फोकस करना है अलॉन्ग विथ योर पर्सनल लाइफ। ओके बट ओके, सीए थैंक ड्रॉप नहीं करना यू। है। यस गॉट यू। सीए ड्रॉप नहीं करना है, एग्जैक्टली, थैंक यू। सो कुशल, थैंक यू फॉर दिस योर वैल्यूबल टाइम, like you have answered a lot of queries of students. If I get more queries, we may connect in future if I get like more questions based on the this interview. So Kushal, thank you so much again. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Yeah.